चलो आ जाओ आगे, अगला वाला पार्ट अभी देखो। तो आई वॉज टेलिंग अबाउट मेनी एडल्ट पीपल, एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स, जो दे लोग कांट लैक्टोज डाइजेस्ट दिस, इंटॉलरेंट होता है। दे कांट डाइजेस्ट दिस लैक्टोज। उनमें वो लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं होता, दूध डाइजेस्ट नहीं होता उनको। मिल्क और मिल्क बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा गैस होती है, पेट में दर्द होता है, समटाइम्स वॉमिटिंग हो सकता है। तो सब तो मिल्क से होता है कि मिल्क प्रोडक्ट भी काम करते हैं? नहीं नहीं, कर्ड विल वर्क इन देयर केस, योगर्ट विल वर्क इन देयर केस। सिर्फ दूध डाइजेस्ट नहीं होता सिंपल फॉर्म में, मतलब लैक्टोज फॉर्म में होगा तो वो दिक्कत करता है। अगर वो और कर्ड वगैरह चीज। होगा, हाँ वो सब चल जाता है, वो टॉलरेट कर पाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उनके उनके इंटेस्टाइनल जूस में ये नहीं होता है, लैक्टेज एंजाइम नहीं होता है। सो इफ देयर इज ए लैक्टेज डेफिशिएंसी, क्या बोला मैंने, इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दिस लैक्टेज एंजाइम, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, लैक्टोज इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस। और ऐसे लोगों को फिर क्या प्रॉब्लम होता है, मैंने बोला दे कांट डाइजेस्ट इट, उनमें गैस होती है पेट में बहुत ज्यादा, समटाइम्स वॉमिटिंग, इवन स्टमक एक हो सकता है उन लोगों को। ये एक डिसऑर्डर है रिलेटेड विद दिस एंजाइम, याद रखो आप लोग, लैक्टेज एंजाइम। ऐसा ही एक और डिसऑर्डर है बच्चों जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, उस डिसऑर्डर का नाम है गैलेक्टोसेमिया। आर यू लिसनिंग बच्चों? गैलेक्टोसेमिया नाम का एक डिसऑर्डर है। अब ये डिसऑर्डर में क्या होगा बच्चों, जो गैलेक्टोज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, वो गैलेक्टोज ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए, या उसको भी ब्रेक किया जाता है ग्लूकोज में। गैलेक्टोज कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है यूरिडाइल ट्रांसफरेज। क्या होता है, गैलेक्टोज, और ये दोनों ऐसे आइसोमर्स ही एक दूसरे के। तो ये गैलेक्टोज ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में नॉर्मल लोगों में, और उसके लिए भी एक एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए अपने को? यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, यूरिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये नॉर्मल लोगों में होता है। जिन लोगों में ये एंजाइम नहीं है यूरिडिल ट्रांसफरेज, उनमें गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिर इन दैट केस दिस गैलेक्टोज विल एक्यूमुलेट इनटू द ब्लड। उससे क्या होगा, इस जिनमें ये नहीं होगा उनमें क्या होगा, गैलेक्टोज विल एक्यूमुलेट इनटू द ब्लड, और उससे मेंटल रिटार्डेशन होता है, एक्यूमुलेट्स इन ब्लड। और क्या कॉज करेगा ये, एंड कॉसेस दिस डिसऑर्डर विच इज कॉल्ड एज गैलेक्टोसेमिया। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? एंजाइम का नाम याद रखो, ये वाला यूरिडिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, जो नॉर्मल लोगों के नॉर्मल लोगों में प्रेजेंट होता है। और इसका सिम्टम्स क्या है, गैलेक्टोसेमिया का मेंटल रिटार्डेशन होता है, स्पेशली चिल्ड्रन में या बच्चों में। तो याद रखना है इसको। आ जाओ आगे अभी। नाउ आफ्टर दिस कम्स योर कन्वर्जन ऑफ, जो डाइपेप्टाइड्स वगैरह बने थे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनली? अमीनो एसिड। Dipeptides, yes, dipeptides will finally get converted into amino acids. कौन करेगा कन्वर्ट इसको? डाइपेप्टाइडेज। यस, एंजाइम का नाम नाम होगा डाइपेप्टिडेज। ठीक है बच्चों, सेम वे जो इमल्सिफाइड फैट्स था या लिपिड्स था। तो सर बस प्रीफिक्स लगाना है नाम को। हाँ हाँ हाँ, बस इमल्सिफाइड लिपिड्स जो था या फैट्स था, अब वो क्या बन जाएगा बोलो बच्चों?
Come on, Fatty tell me. acids. Fatty acids and glycerol, yes. जो इमल्सिफाइड लिपिड्स था वो बन जाएगा अभी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. कौन करेगा कन्वर्ट इसको? Intestinal lipase. यस, गुड जॉब. इंटेस्टाइनल लाइपेज. समझ में आया बच्चों? सेम वे देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ. और क्या, अभी जो न्यूक्लियोटाइड्स था हम लोगों ने पढ़ा, Nucleotides. ये वाला जो बना था यहाँ डीएनए ब्रेक होके, क्या बना था? वो डीएनए और phosphate बन जाएगा. आरएनए ब्रेक होके न्यूक्लियोटाइड्स बना था. अब ये न्यूक्लियोटाइड्स किसका बना हुआ है आप लोगों ने पढ़ा है? न्यूक्लियोटाइड्स आर नथिंग बट शुगर प्लस नाइट्रोजन प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ना बच्चों. Yes sir. तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट अलग हो जाएगा. न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फॉस्फेट H3PO4 अलग हो जाएगा. एंजाइम का नाम बताओ जरा. Nucleotidase. यस, न्यूक्लियोटाइडेज. इजी है, समझ में आया क्या बच्चों? अब ये न्यूक्लियोसाइड जो बना है इसमें दो चीजें हैं ना. न्यूक्लियोसाइड Sugar विल, है और नाइट्रोजन बेस है. yes, now this nucleoside will break into nitrogen base and pentose sugar. याद आया Yes. बच्चों? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस. एंजाइम का नाम बताओ. Nucleosidase. यस, न्यूक्लियोसाइडेज. डिड यू गेट दिस बच्चों? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? बोलो जल्दी जल्दी. फिर ये जो मोनोग्लिसराइड्स थे, मोनोग्लिसराइड्स, they will get converted into इसमें भी एमिनो एसिड्स प्लस एमिनो एसिड, ये वाला आई मीन फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में. मोनोग्लिसरॉइड्स आर द, यस. तो क्या बन जाएंगे ये? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे. बराबर है बच्चों? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. एंजाइम कौन सा होगा? लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज. इतने सारे रिएक्शंस देखो बच्चों, आप लोगों ने 10th में सिर्फ इसमें से 2-4 ही पढ़े थे. नाउ यू हैव गॉट सो मेनी, है ना भूमि? व्हाट डू यू से? 15 से 20 रिएक्शंस तो है ही इसमें, एंड ऑल आर इंपॉर्टेंट, isn't it? हाँ बच्चों. So are you confident with every digestion, every step? और ये सब होने के बाद में बच्चों क्या होगा अभी? After this, now there will be conversion of that food जो कि हमने काइम पढ़ा था, एक थिक पेस्ट पढ़ा था. वो थिक पेस्ट, yes, will be now converted into a thin paste जिसको हम लोग अभी बोलेंगे काइल. क्या बन जाएगा उसका? एक पतला पेस्ट, थिन पेस्ट बन जाएगा. और यही थिन पेस्ट अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो रहा है वो वाला, कैपिलरीज से जाएगा. हाँ आई मीन या इट विल बी नाउ एब्जॉर्ब थ्रू योर विलाई. इसी का अभी एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन थ्रू विलाई. अब हम लोग वो देखते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, कहाँ से होगा ये तो हमें ऑलरेडी पता ही है. कैसे होगा वो देखो. सो लेट्स टॉक अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट ना? नहीं, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा. डाइजेस्टेड फूड थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता है, सिर्फ वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो ज्यादा मेन एब्जॉर्प्शन नहीं है. यही वाला अपना सबसे इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन है.
है ना, क्योंकि न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब एब्जॉर्प्शन के बारे में सुनो। तो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय बोथ द वेज, एक्टिव एज वेल एज पैसिव। आपने पढ़ा है ना एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन के 2 टाइप्स, हैव यू हर्ड? बोलो बच्चों, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एक्टिव मतलब जिसमें एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एटीपी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी और दूसरा नहीं। इसमें एनर्जी जरूरी होता है। पैसिव मतलब क्या? नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बराबर है। एक्टिव में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर से हायर में होता है। पैसिव में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आपने सुना होगा ये वाला वर्ड्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में सुना कि नहीं सुना? तो देखो अभी बच्चों क्या याद रखना है आपको। सबसे पहले अभी ये जो सिंपल फॉर्म्स बने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल फॉर्म कौन बनता है? ग्लूकोज बना हुआ है, गैलेक्टोज बना हुआ है। तो ये जो गैलेक्टोज है, ये जो ग्लूकोज है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है बच्चों। तो ये एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे, याद रखो, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। डिड यू गेट मी? बोलो बच्चों। एमिनो एसिड्स बन गए हैं। एमिनो एसिड्स किसका यूनिट्स है? प्रोटीन्स का। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है, याद रखो। सो गैलेक्टोज, एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। फिर आ जाओ आप फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेशल प्रोटीन्स की जरूरत होती है, जिनको हम लोग कैरियर प्रोटीन्स बोलते हैं। और ऐसे ट्रांसपोर्ट को क्या बोलते हो आप लोग? अभी अभी पढ़ा होगा आपने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में। कैन एनीवन टेल मी? आशना? यस आशना। जिसमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा एब्जॉर्प्शन? यस नील। अरे आप लोग पढ़े हो ये। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, याद रखना है किसका किसका एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, उसको चिपक के जाएंगे वो। समझ में आया बच्चों? प्लीज टेल मी। यस। हाँ, यस सर। अब आ जाओ ये फैट्स का यूनिट्स कौन है बच्चों? दैट इज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड है, जो ग्लिसरॉल। यस, फैटी एसिड्स में भी 2 टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, which are absorbed by simple diffusion, simple diffusion but not into the blood vessels। कहां पर एब्जॉर्ब होते हैं ये? नॉट इन ब्लड वेसल्स। इंस्टेड ऑफ दैट ये कहां एब्जॉर्ब होंगे बताओ तो जरा। हाँ, इंस्टेड ऑफ दैट absorbed by whom? lacteal। do you remember this lacteal बच्चों? हाँ बच्चों, याद है क्या? इट्स अ lymph vessel present along with your, ये वाला देखो इसका डायग्राम विल्लस का। तो इस विल्लस के अंदर क्या होता है? भूल गए क्या आप लोग? देखो इधर, कैन यू ऑल सी दिस वर्ड लैक्टियल? ये जो येलो कलर का है ये क्या एब्जॉर्ब करता है? ये डाइजेस्टेड फैट्स इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स। समझ में आया क्या? प्लीज टेल मी। कम ऑन गर्ल्स, ओपन योर माउथ, कीप रिस्पॉन्डिंग। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को? समझ में आ रहा है तो बोलने का ना, समझ में आ रहा है करके। तो एक्चुअली उसको एब्जॉर्ब करने से पहले क्या होगा? ये जो फैट्स है, ये फैट्स के ऊपर एक प्रोटीन्स का कोट लग जाता है। फैट्स या यू कैन से फैटी एसिड्स जो है वो पहले वो ब्रेक हो जाएंगे फैटी एसिड्स में, फिर ये फैटी एसिड्स के ऊपर एक प्रोटीन का कोट लग जाता है, कोट ऑफ प्रोटीन। और अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाउ इट विल बी कॉल्ड एज ए काइलोमाइक्रोन।
नाउ इट विल बी कॉल्ड एज काइलो माइक्रोन. ये वर्ड याद रखो, काइलो माइक्रोन. एंड नाउ दिस काइलो माइक्रोन इज एब्सॉर्ब्ड बाय लैक्टियल. एंड देन ये लैक्टियल उसको रिलीज करेगा यहाँ पे हमारे हेड में, हेड के नीचे नेक में जो ब्लड वेसल होता है, सब क्लेवियल वेन नाम होता है उसका, उसमें रिलीज किया जाएगा और फिर वो पहुंच जाएगा आपके ब्लड में. कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ कि ना बताओ जल्दी जल्दी. यस. अदर पीपल यू अंडरस्टूड? ये वर्ड याद रखो, काइलो माइक्रोन क्या होता है? काइलो माइक्रोन मतलब जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट लग जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लैक्टियल में और फिर लैक्टियल से उसको ब्लड में रिलीज किया जाता है. आई होप एब्जॉर्प्शन आप लोगों को समझ में आया है. डिड यू अंडरस्टैंड एब्जॉर्प्शन? एवरीबडी प्लीज टेल मी, शो सम रिएक्शन बच्चों. नील, भूमि, आशना, आर यू ओके? कंफर्टेबल? हाँ नील. नो रिस्पॉन्सेस. आगे बढ़े हम लोग. अब सुनो, एक इंपॉर्टेंट छोटा सा बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलोरीफिक वैल्यू. आर यू रेडी फॉर इट? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों? कैलोरीफिक वैल्यू या कैलोरिक वैल्यू? डू यू नो व्हाट इज दिस कैलोरिक वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू? भी इसको कभी कभी बोलते हैं हम लोग, जिसका मतलब है, देखो, अमाउंट ऑफ The amount of heat required to increase the body temperature by 1 degree by 1 gram of the food or water. इजी डेफिनेशन देखो, ये जो मैं लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ, complete combustion of 1 gram of food in Bohm's calorimeter is called as gross calorific value. Gross calorific value of that food. क्या समझा बताओ? 1 ग्राम फूड को जब बर्न किया जाएगा बाय द बॉडी, जब उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, कंबशन होगा, तो कितना हीट रिलीज हुआ है अगर आप मेजर करते हो कैलोरीमीटर से, बॉम्ब्स कैलोरीमीटर से, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं बच्चों ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फूड. अब यहाँ पे जो फूड वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, दिस फूड कैन बी कार्बोहाइड्रेट, कैन बी फैट, कैन बी प्रोटीन. 3 ही फूड है जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है. और यहाँ पे GCV, ये जो वैल्यू हमने लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब आइडियल वैल्यू कितना रिलीज होता है वो. बट इसके ऑपोजिट होता है एक और, जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑल्सो बच्चों. फिजियोलॉजिकल वैल्यू, डू यू नो व्हाट इज दिस फिजियोलॉजिकल वैल्यू? PV Sir, मतलब amount एक्चुअल of एनर्जी लिबरेटेड. energy produced on oxidation, एक्चुअल एनर्जी लिबरेटेड. the food substance. Yes, when there is oxidation, actual amount of energy liberated. अब हम लोग अगर इसका एक टेबल बना के पढ़े, if we make a table of this and study, then you will understand कि इसमें कैसे होगा. यहाँ देखो बच्चों, a small table we can prepare to understand this concept. आ जाओ यहाँ.
तो इधर हम लोग लिखेंगे सबस्ट्रेट क्या क्या होगा, सर फैट होगा, तीन प्रोटीन ही होगा, सबस्ट्रेट है अपने पास, कार्बोहाइड्रेट होगा। बराबर है ना, तीन ही सबस्ट्रेट्स है अपने पास। कौन से तीन सबस्ट्रेट्स या फूड? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन यस, नहीं, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट्स है। डू यू एग्री विथ मी बच्चों? ये अब इसका दो वैल्यूज हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। विच टू ग्रॉस वैल्यूज वी गोट कैलोरीफिक टू और लाइक? फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिक। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिकल वैल्यू इन, ऑफ कोर्स इन किलो कैलोरीज। किलो कैलोरी किलो पर ग्राम। कैलोरीज, किलो कैलोरी, यस, पर ग्राम। ठीक है, किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आई आपको? तो जब ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज होता है, उसका कंबशन होता है, तो आइडियली उससे रिलीज होती है एनर्जी 4.1 वन। किलो कैलोरीज। डिड यू गेट दिस? जब 1 ग्राम प्रोटीन का कंबशन होता है तो उससे रिलीज होता है 5.65 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 5.65, और जब 1 ग्राम फैट्स का कंबशन होता है तो 1.45। 9.45 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। बट जो एक्चुअल एनर्जी रिलीज होती है आइडियल तो ये है, उसको याद रखना है आपको, जो फिजियोलॉजिकल वैल्यू है, ना कि आपको ग्रॉस वैल्यू याद रखना है। इधर रहेगा आपका 4 किलो कैलोरीज, 4, और इधर वो होगा भी आपका दूसरा 4 वाला किलो 4, कैलोरीज, और इधर लास्ट वाला होगा 9। 9 किलो कैलोरी। कुछ पल्ले पड़ा क्या? कम ऑन चिल्ड्रन, टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आशना बोलो, आशना बोलो, हाँ कि ना? नॉट पेइंग अटेंशन, वेयर आर यू? खाली ज्वाइन करके रखा है क्या? यस आशना, आर यू देयर? मोहम्मद ने ज्वाइन नहीं किया आज। चलो अभी, अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं जो एक्सपेक्टेड है, या आपको इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा वो देखो। मान लो आपने एक बार के खाने में यू एट अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ राइस, 100 ग्राम चावल खाया आपने, 100 ग्राम्स आपने दाल खाई उसके साथ में, 5 ग्राम्स घी खाया और 5 ग्राम्स लिग्निन खाया। तो वो अब क्या बताओ होता है? मुझे, तो अब बताओ मुझे सर आपको लिग्निन क्या होता कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहेगा? फिजियोलॉजिकल, कैलकुलेट फिजियोलॉजिकल कैलोरीफिक वैल्यू। है सर? हेलो बोलो। सर, लिग्निन क्या होता कच्चा खाना, रॉ फूड, सेल्यूलोज, पता है ना? है? अच्छा अच्छा, ओके। बोलो, चलो करो कैलकुलेट फ्रॉम द गिवन डेटा। कैन यू डू दिस प्लीज टेल? भूमि, यही करायला कैलकुलेट, व्हाट यू से? भूमि, Yes, sir, I will calculate. करो, चलो डू दिस। सर एक क्वेश्चन है, घी फैट होता है ना? हाँ ऑफ कोर्स, पढ़ा है ना आप लोगों ने, ऑयली जितना भी होता है वो सब फैट्स होता है। और सर फिर लिग्निन क्या होगा? लिग्निन इज अ रॉ फूड जिससे एनर्जी नहीं मिलता है अपने को। सेल्यूलोज और लिग्निन रहेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, याद रखो। तो सर वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट कुछ नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, हाँ होता कार्बोहाइड्रेट है बट वो रॉ फूड है। हम लोग सिर्फ डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं या फिर उससे एनर्जी ओके मिलेगा। सर। भूमि, यू आर डूइंग दिस कैलकुलेटिंग? Yes, sir. हाउ विल यू डू, टेल मी? सर पहले वो जो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है ना, उसको ग्रॉस से मल्टीप्लाई कुछ, करना है। हाँ ग्रॉस का कुछ लेना देना है नहीं इधर, अभी सीधा कर लो ना। देखो इधर, हाँ इसका सर, कैलोरीफिक वैल्यू हमें पता है। राइस मतलब है आपका फिजियोलॉजिक। कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट, दाल मतलब है आपका दाल होता है प्रोटीन, प्रोटीन, घी मतलब घी आपका होता है फैट, फैट्स है। तो अभी और यहाँ 1 ग्राम कार्बो से 4 मिलता है, यहाँ पे अपने पास 100 ग्राम से, तो कितना रहेगा ये 100 इंटू 400, 4। डिड यू गेट दिस भूमि? हाँ भूमि, 400 किलो Yes. कैलोरी पर ग्राम। ये हो गया 400 किलो कैलोरीज। इसका बताओ, इसका भी 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी मिलता है, तो 100 ग्राम से तो 400 100 किलो इंटू कैलोरी। 4। डिड यू गेट दिस? यस सर। 400 किलो कैलोरीज। इसका सीधा 9 है ना, तो 9 इंटू 5, 45 किलो बाकी ना कैलोरी। 45 किलो कैलोरीज है। इसका कुछ नहीं है। तो अब करो एडिशन इनका, डू द एडिशन ऑफ ऑल। 845। यस, वेरी इजी इट इज। अब बताओ भूमि, समझ में आया कि नहीं आया? 845 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगा इतने फूड से। तो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होता है हम लोगों का एक दिन का, वो 2000 किलो कैलोरी होता है। जो एडल्ट लोग हैं उनमें 2000 से 2500 किलो कैलोरी हमारे डाइट में होने चाहिए एक दिन में। ये एक टाइम का खाना हो गया। तो आप जब 3 बार खाते हो तो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है। प्रेग्नेंट वीमेन में थोड़ा ज्यादा लगता है, जो हेवी वर्कर होते हैं, जो गोनी वगैरह उठाने का काम करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। सेडेंटरी काम जो करते हैं, एक जगह पे बैठ के काम करते हैं, उनका रिक्वायरमेंट कम होता है। तो लाइक दैट इट मे वेरी। इज दिस क्लियर एवरीबडी? प्लीज टेल मी। यस सर। मजा आया? हाउ वाज दैट? वाज इट इजी? यस। अदर पीपल बोलो। नील, तूने किया क्या कैलकुलेट? आशना इज नॉट रिस्पॉन्डिंग ओनली टुडे, आई डोंट नो व्हाई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, अलग अलग फूड का। आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ दिस। ठीक है एवरीबडी? बोलो बच्चों मुझे। यस। अब आ जाओ आगे। नाउ ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, देयर आर 4 हॉर्मोन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, बट जस्ट फॉर योर स्मॉल रिवीजन आई टेल यू। जीआई हॉर्मोन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन जब हम लोग बोलते हैं तो 4 हार्मोन्स आपके दिमाग में आने चाहिए। डू यू नो विच आर दोज 4 हार्मोन्स? हाँ बच्चों, याद है कि आपको कौन से 4 हार्मोन्स है वो? सुन लो फटाफट फटाफट, क्विक रिवीजन ऑफ द सेम। पहला हार्मोन रहता है उसमें गैस्ट्रीन, हम लोग ऑलरेडी सुना है इसके बारे में। गैस्ट्रीन कौन सिक्रेट करता है? वो जी सेल्स। जी। कौन सिक्रेट करता है? जी सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो बेस में होते हैं उसके। और इसका टारगेट क्या है बोलो बच्चों? हाँ, पाइलोरिक स्टमक के जी सेल सिक्रेट करते हैं। और ये जो सिक्रीशन है ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, उसमें भी यस, स्टिमुलेट करने का पैरासिम्पैथेटिक करता है, इनहिबिट करने का काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। याद रखो ये चीज। ठीक है बच्चों, गैस्ट्रिन हार्मोन का काम क्या है? इट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, हो गया पहला हार्मोन, बस इतना याद रखना है। दूसरा हार्मोन क्या है, नाम याद किसी को? एनीबडी रिमेंबर दिस नेम? सिक्रेटिन। ये पहला हार्मोन था जो डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन। बच्चों सुना था आप लोगों ने? बोलो। तो इसका काम क्या होता है बताओ? इट स्टिमुलेट्स पैंक्रियास, स्टिमुलेट्स पैंक्रियास टू सिक्रेट। क्या सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करता ही है? दैट इज वाटर एंड सोडियम बाइकार्बोनेट्स। वाटर एंड बाइकार्बोनेट्स like sodium bicarbonates, NaHCO3.
और इसी से क्या बनता है? पैंक्रियाटिक जूस. डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज टेल मी. बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया कुछ तो? आ जाओ, तीसरा वाला हार्मोन जो इससे एसोसिएटेड है, CCK. कैन यू टेल मी द फुल फॉर्म प्लीज? नहीं पता है? कोलियोसिस्टोकाइनिन. ये क्या करता है? नाउ दिस स्टिमुलेट्स गॉल ब्लैडर टू सिक्रीट व्हाट? गॉल ब्लैडर में से क्या सिक्रीट होता है? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों. ये कॉन्ट्रैक्शन करता है गॉल ब्लैडर का. यस, बाइल जूस. सिंपल. और आखिरी हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं GIP. फुल फॉर्म याद है? बोलो बच्चों. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. तो ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन, स्टॉप्स सिक्रीशन. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सिक्रीशन बंद करता है या स्टॉप करता है. तो ये है 4 हार्मोन जो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे. ऑलराइट एवरीवन, यू विल हैव टू रिमेंबर दीज हार्मोन्स. 4 हार्मोन से इजी है. तो अब आ जाओ आगे. लास्ट थिंग लेफ्ट नाउ. तो एब्जॉर्प्शन ये सब होता है. एब्जॉर्प्शन के नीचे होता है एसिमिलेशन. करेक्ट बच्चों? Like absorption, there is assimilation. Am I right? एक मिनट. हाँ, चार्जिंग खत्म होने को है इसके अंदर में. I just put it for charging. तो देखो, it is not only small intestine from where entire absorption occurs. थोड़ा बहुत absorption आपके माउथ कैविटी से भी होता है, याद रखो. स्मॉल absorption आपके टंग वाले ब्लड वेसल्स जो होते हैं वहां से भी होता है. तो स्टमक से कुछ सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब होते हैं. एंड फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन, मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब. लार्ज इंटेस्टाइन से भी एक साथ दूसरा सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है. तो वो देखो आप लोग अभी क्या क्या होता है एब्जॉर्ब. थोड़ा सा वो सुन लो. एब्जॉर्प्शन में what all things are absorbed from where? जैसे small quantity of absorption occurs through stomach also. ठीक है. जैसे वाटर हो गया, आपका पानी स्टमक से एब्जॉर्ब होता है. सिंपल शुगर्स भी स्टमक से एब्जॉर्ब हो सकते हैं. देन alcohol also gets immediately absorbed from stomach only. इसको डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली एज इट इज इट एंटर्स इनटू द ब्लड वेसल्स. तो ये स्टमक से हो गया. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तो ऑलमोस्ट सब कुछ हमने पढ़ा है. स्मॉल इंटेस्टाइन में से मेजॉरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड. लार्ज इंटेस्टाइन में से भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है. लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर, आप लोगों को पता ही है. देन it absorbs minerals and also certain drugs. याद रखो ये चीजें. And after all these absorptions, the digested food enters into your cell, और सेल में जाके उसका हो जाता है assimilation. Do you know this step? न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स हम लोगों ने सुने थे. तो ये है स्टेप नंबर 4, assimilation. बोले तो क्या होता है ये? यूटिलाइजेशन ऑफ फूड. यूटिलाइजेशन ऑफ फूड कौन यूटिलाइज करेगा? ये बाय सेल्स और टिश्यूज
to generate ATPs. To generate ATP, एनर्जी तैयार करने के लिए. जो इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, C6H12O6 plus 6O2 will produce 6CO2, 6H2 and 38 ATP. तो वो एसिमिलेशन ही होता है एक्चुअली, काइंड ऑफ, जिसको हम लोग रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो बॉडी के बाहर फेंका जाएगा. प्रोसेस का नाम है इजेशन. कैसे डिफाइन करते हो आप लोग इजेशन को? यस बच्चों, रिमूवल ऑफ undigested food. Removal of undigested food out of body. Out of body through anus. Out of body through anus. That is called as, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? Understood everybody? Egestion का मतलब है removal of undigested food out of the body through anus. अब इसमें क्या होता है? What do we find? और चलो आगे बढ़ो बच्चों. अब इजेशन में रिमूवल ऑफ फीसेस होता है. रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल इट एज फीसेस. क्या बोलेंगे हम लोग इसको बच्चों? फीसेस बोलते हैं. अब ये फीसेस होता क्या है और उसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं बच्चों. सो यू ऑल हैव हर्ड अबाउट इट. इसका जो स्मेल है फीसेस का, किस चीज की वजह से आता है, वो क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का. सो स्मेल ऑफ दिस फीसेस इज बिकॉज ऑफ कोर्स उसमें अमोनिया होता है. अमोनिया के अलावा उसमें मीथेन होता है. देन देयर आर सम मोर सब्सटेंसेस लाइक स्कैटोल. इसकी वजह से होता है स्कैटोल. देन इंडोल. ये